नमस्कार बच्चों। आज चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का है। आपका सीबीएसई एग्ज़ाम आने वाला है 17 तारीख को। उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। सभी बच्चे इस क्लास को एंड तक देखें, जिससे कि इसमें जो जितना भी कंसेप्ट है वो सारा एक क्लास में कवर किया जाएगा। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक चर का रैखिक समीकरण। इधर देखिए, वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि जो वन वेरिएबल है ए एक्स बी बराबर 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये हमारे पास होगा एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। और जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, एक चर राशि है, एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमारे पास जो वेरिएबल का मान होगा वो एक ही होगा। तो यहां से जो वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, एक्स। ये जो ए और बी है, एक्स का कोफिशिएंट है ए और ये बी भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं, यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं, ठीक है, तो ये जो b है वो तो इधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, और मुझे यहाँ से x का मान चाहिए, तो a का हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा b अपॉन में a, माइनस का b अपॉन में a। इसका इससे हमें पता चला है कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। देखो, जो भी वेरिएबल होगा उसका मान चाहिए, और अगर वन वेरिएबल का है तो एक वेरिएबल अगर एक ही है तो उसका मान भी एक ही होगा, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ से एक्स का मान एक ही निकल के आएगा, एक्स का मान एक ही निकल। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 2x प्लस 3, ठीक है, और आपसे पूछेगा एक्स का मान बताइए, तो आप एक्स का मान एक के अलावा बताओ मुझे कौन क्या निकाल सकते हो, एक ही निकालोगे, ठीक है। 2x बराबर -3, एक्स बराबर -3/2, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि वन वेरिएबल का जो हमारा रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, सामान्य रूप क्या होता है। उसका जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब आपको एक चीज पता और होनी चाहिए, यहाँ से ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों, अगर 0 हो जाएगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया ए का मान, तो इनको जब x के मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी पूरी। बचेगा क्या, सिर्फ बी। बी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो आप वेरिएबल बचा ही कहाँ, जब वेरिएबल नहीं बचा तो चर में रैखिक समीकरण कैसे होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज हमें पता चली है कि जो एक चर में रैखिक समीकरण है, ठीक है, उसका जो जनरल फॉर्म होती है, सामान्य रूप होता है, वो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्यूशन का, कि जो एक चर में रैखिक समीकरण है, वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वन सॉल्यूशन होता है। आपने चेक किया, x बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब x बराबर -3/2, यहाँ से आपने मान निकाला। अब वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो। तो वन वेरिएबल का हमने तो आपने ये पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखो, अब बात आती है कि दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो उसका जो जनरल फॉर्म है, देखो जनरल फॉर्म इन टू वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म हमारे पास होती है, देखो ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो वेरिएबल आ गए, दो चर राशि आ गई, एक तो हमारे पास x आ गया, एक आ गया y। पहले क्या था, x, ये हमारे पास दो आ गए, x और y, दो चर राशि हो गई, दो वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें ये एक क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन भी पता होनी चाहिए क्या होती है, जिसकी जो घात है वो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी घात 1 है, जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी घात 1 है, वो होता है लीनियर इक्वेशन। अब देखो, यह x की घात 1 या y की घात 1, जैसे आपने जस्ट पहले पढ़ा था ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो देखो x की घात 1, जो चर राशि उसकी घात कितनी 1, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या, लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो दो चरों में रैखिक समीकरण हो गया। दो चरों में क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखो, अब इस ये तो गया, अब ये हमारे पास, अब मैं मान के चल रहा हूं, देखो ये हो गया। अब देखो इधर,
पहला है a1x b1y c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, a2x b2y c2 बराबर 0। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो दो चरों में रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, उसके हमने दो समीकरण बना ली, दो इक्वेशन ले ली। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो हमारे हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। ठीक है, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ लाइंस क्या होगी, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा, सिस्टम समीकरण का युग्म क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे जाएंगे कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, नेचर ऑफ लाइंस बताइए, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट बताइए, गुणांकों का अनुपात बता। आपको गुणांकों का अनुपात से ये सारी चीजें पता करनी है। अब इधर ध्यान दीजिए, देखो अब हम क्या करेंगे, पहले से गुणांकों का अनुपात लेंगे, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। आपने ये लाइन बना दी। ठीक है, अब इधर देखिए, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट, पहला जो आप देखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। आपको कोई दो इक्वेशन दी हुई होगी, एग्जाम में क्या करेगा, आपको दो इक्वेशन दी गई होगी इस तरीके की। अब a1 a2 जो है वो कोएफिशिएंट है, गुणांक है। ठीक है, चरराशि x दे सकता है, x y में दे सकता है, p q में दे सकता है, r s में दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपको इस तरीके का दिया गया है तो आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का कंपेयर करना है। ठीक है, आपने जैसे ही कंपेयर किया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2x 3y 9 3x 4y माइनस 5 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, देखो a1 अपॉन a2 2/3, b1 b2 3/4, क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। ठीक है, अब जब ये कंडीशन आती है, जब ये वाली सिचुएशन हमारे पास आती है, तो उसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, या रेखाओं की प्रवृत्ति क्या होगी, या समीकरण का युग्म क्या होगा। देखो इस तरीके के संदर्भ में क्या होता है, नेचर ऑफ लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, लाइन जो होती है इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब जैसे आपका ग्राफ है, कोई ये ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ में ये दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन है और ये एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब ये जो मान के चलो, ये जो लाइन है वो इस वाली इक्वेशन की है, और ये जो नीचे वाली लाइन है वो नीचे वाली इक्वेशन की है। दो लाइन हो गई। अब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, और एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, वन सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन मतलब केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, जब केवल एक हल, देखो इस वाली सिचुएशन में, इस वाली कंडीशन में इंटरसेक्टिंग होगा क्या, नेचर ऑफ लाइंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेचर ऑफ लाइंस क्या होगी। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर इंटरसेक्टिंग है तो केवल वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। अब बात आती है सिस्टम की, समीकरण का युग्म क्या होगा। तो समीकरण का युग्म अगर इस तरीके का है तो वो होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है संगत, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को बोलेंगे संगत। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार टाइप हो गए। ये क्वेश्चन, ये आपको दो इक्वेशन देंगे, ये आपका कोएफिशिएंट का रेशियो हो गया। अब इस रेशियो से आप पता करेंगे कि इस जो सिस्टम है हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, या सॉल्यूशन क्या है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकालिए। दूसरा जो केस आता है, दूसरा केस आता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही बराबर हो तो भाई, तीनों ही यदि बराबर है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 है, तो आप क्या कंडीशन होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, या नेचर ऑफ लाइंस कितनी होगी, या सिस्टम क्या होगा।
ठीक है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, आपसे 3 क्वेश्चन हो गए आपके। तो देखिए अगर ये वाली कंडीशन होगी तो जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट क्या होता है? संपाती। अब ये संपाती क्या होता है? जैसे कोई ग्राफ है इस तरीके का बन रहा है, तो ये मान के चलो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन बनी है इस वाली इक्वेशन की, तो दूसरी जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर होगी। मतलब दोनों जो इक्वेशन है उनका जो लाइन होगी वो एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर। जैसे मेरी अंगुली है, अगर मैं इस अंगुली को इस अंगुली से करूं, ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब पहले समीकरण, पहली इक्वेशन की लाइन ये, और सेकंड जो इक्वेशन उसकी लाइन भी इसके ऊपर है, ये मतलब होता है संपाती, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। अब बात करते हैं सिस्टम की। समीकरण का योग क्या होगा? तो इसका भी समीकरण का योग होगा कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत। ये हो गया आपके 3। अब तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा, देखो आपने स्टार्टिंग में बराबर नहीं किया, नॉट इक्वल, सेकंड में किया गया तीनों बराबर। अब जो लास्ट वाली थर्ड कंडीशन है उसमें ये जो लास्ट का पॉट है ये हमारे पास बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर v1 अपॉन v2 का रेशियो c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो कंडीशन की नेचर ऑफ लाइंस क्या होगी? तो नेचर ऑफ लाइंस होगी पैरेलल। क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल को बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर। अब ये समांतर क्या होता है? अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ है वो इस लाइन इस तरीके की बनी है, तो जो समीकरण जो सेकंड इक्वेशन सेकंड है इसकी जो लाइन होगी वो इस तरीके से बनेगी। मतलब एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल जैसा अपने रेल की पटरी होती है, बिल्कुल समांतर, समान गैप होता है दोनों के बीच, मिलेगी कहीं भी नहीं, समान गैप होता है। क्या होता है? बिल्कुल समान गैप होता है, कहीं भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर यहाँ देखो जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी ही दूरी इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी होगी, बिल्कुल समांतर है। बिल्कुल क्या है? समांतर। अगर मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? इसका मतलब इसमें कोई नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। इसका मतलब यहां क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, असंगत, है संगत। तो ये ध्यान रखिए, ये जो चैप्टर है, क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है, जो इंट्रोडक्शन इसका, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2 इक्वेशन देगा, 2 इक्वेशन से आपको कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। रेशियो लेने के बाद आपको पता चलेगा, रेशियो से हम पता करेगा कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ठीक है। एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, वो है पैरेलल वाली कंडीशन। अगर 2 लाइन समांतर है तो उसका जो सिस्टम है, समीकरण का युग्म है, वो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। बाकी जो ऊपर के 2 केस हैं, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो चाहे वो संपाती हो, दोनों में क्या होगा? संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब बात आती है सॉल्यूशन की। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक हल, ठीक है। एक लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर है तो है परिमित रूप से अनेक हल। और ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा समांतर में रेशियो ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांकों का अनुपात क्या होता है। ये गुणांकों का अनुपात दे देगा, ये वाला अनुपात दे दिया, आपसे पूछेगा कि इसका सिस्टम क्या होगा, समीकरण का योग कैसा होता है, संगत होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। आपसे जनरल फॉर्म पूछ लेगा, तो जनरल फॉर्म होते हैं ए वाले, ठीक है। जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 इक्वेशन लिए, तो 2 इक्वेशन को डिफरेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a1 और a2 हमने अलग अलग ले लिया, v1 v2 ले लिया, c1 c2 ले लिया, ठीक है।
अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, A1 और देखो A1 भी जीरो नहीं होना चाहिए, B1 भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर A1 जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। तो इस चैप्टर में जो इसका इंट्रोडक्शन है, अब देखो इनको सॉल्यूशन जो है इसके दो मेथड हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, उस तरीके से इसमें सॉल्यूशन किया जाता है। तो उस ग्राफ वाला जो है क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे अभी। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें।